देखिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस विच आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम आर कॉमा गे। मतलब आपके पास क्या दे रखे हैं, दो फोर्सेस दे रखे हैं और जो खुद किसके इक्विवेलेंट है, एक रेंज के इक्वल है। तो हमें क्या बताना है कि उन दो फोर्सेस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाए। वो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल आ जाए, 2k/r कोट अल्फा। शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस which are equivalent to a given system r comma k and which are inclined at an angle of 2 अल्फा। मतलब उन फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 2 अल्फा है। तो देन शो दैट मिनिमम डिस्टेंस इज दैट एंड द फोर्स इज इक्वल टू, और जो फोर्स की वैल्यू है, दोनों फोर्सेस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, r/2 सेकेंड अल्फा। मतलब फोर्सेस आर इक्वल, तो साथ में फोर्सेस इक्वल होंगे तभी तो वो दोनों आपस में किसके इक्वल हो पाएंगे, r/2 सेकेंड अल्फा के इक्वल हो पाएंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से, जैसे आपने पहले डिस्कस किया है कि एक फोर्स है कि हमने माना कि एक फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में है। एक फोर्स ले लेते हैं, इस पॉइंट ए पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी वैल्यू आपके पास P है। एक अनदर फोर्स है, मान लेते हैं कि वो अनदर फोर्स Q है और जो पॉइंट B पर एक्ट करता है। और स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन दो फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट है, दीज टू फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम r कॉमा k। मतलब दीज आर इक्विवेलेंट टू ए रेंज, ये एक रेंज के इक्विवेलेंट है। मान लिया कि इसके लॉन्ग रेंज है आपके पास r कॉमा k, और इसको कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इसको कंसीडर कर ले O एज ए ओरिजन, और इस फोर्स का ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस का और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम किससे मान लेते हैं, ए से, और इस सेंट्रल एक्सिस और इस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमें क्या बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस। मतलब इन दो फोर्सेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ए प्लस बी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जो ए प्लस बी है ये खुद किसके इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए 2k/r और साथ में क्या है, कोट ऑफ अल्फा। ये आपका टारगेट है कि शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विच आर इक्विवेलेंट टू ए सिस्टम, विच आर इक्विवेलेंट टू ए रेंज, जो इस रेंज के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका टारगेट है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो फोर्स P है इसने इसके साथ जेड एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाया है वो एंगल मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल बनाया है, और इस फोर्स ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल हम क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। और आपके पास दे रखा है कि जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 2 अल्फा है। मतलब ये आपके पास गिवन है कि थीटा प्लस फाई किसके इक्वल है, 2 अल्फा के इक्वल है। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक भी? क्या बताया पहले भी हमने इसके बारे में सेम आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। अब हम क्या मान लेते हैं कि इस ओरिजिन को क्रिएट करके इसको तो हम जेड एक्सिस मान लेते हैं और इस लाइन को हम एज ए एक्स एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं, और ये आपके पास क्या है, एज ए वाई एक्सिस। ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास दो फोर्सेस हैं P और Q। P फोर्स ने जेड एक्सिस के लॉन्ग एंगल, ठीक है, T फोर्स ने जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, Q फोर्स ने जेड एक्सिस के अलोंग एंगल बनाया फाई। P और Q के बीच का जो एंगल है वो 2 अल्फा आपके पास गिवन है, और ये जो दो फोर्सेस हैं ये दोनों इक्विवेलेंट है एक सिस्टम के r, k के। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आर्टिकल पहले हम इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व अलोंग द जेड एक्सिस, फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं अलोंग द जेड एक्सिस। तो इस फोर्स का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा, P cos थीटा। और इस फोर्स का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, Q cos फाई। और रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस क्या आपके पास, R है। तो P cos थीटा प्लस Q cos फाई इज इक्वल टू R। इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द जेड एक्सिस। अब ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। सभी फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस रिजोल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या जाएगा, P। इस फोर्स का परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस का मतलब है इसको वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर रहे हैं,
तो इस P फोर्स का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा, और इस Q फोर्स का y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, माइनस Q साइन फाई आ जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स का देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग द y डायरेक्शन, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। इसके साथ माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस फोर्स का जो कंपोनेंट है y की डायरेक्शन में वो बाहर की ओर है, और इस फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस वो आपका क्या है, अंदर की ओर है, इसलिए इसके साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं, P साइन थीटा माइनस में Q साइन फाई इज इक्वल टू R। ठीक है, अब बात करते हैं मोमेंट की। अब हम क्या लेना चाहते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस, टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस और परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। एक तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना है और एक हमें किसके अबाउट लेना है, अबाउट द z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात करते हैं, तो पहले आप ये चेक कर लो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। आपको जैसे 9 चैप्टर में बताया है मोमेंट निकालना, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ए डिस्टेंस पे है, तो ए हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस आवाज आ सर। रही है? बेटा ये है कि A00 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और इसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P का एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स, P का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कंपोनेंट अबाउट एक्स एक्सिस क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स भी इसी पे है और पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, इसलिए ये तो एक्स हो जाएगा। और इसका जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अभी आपने बताया था, यहाँ पे हमने लिखा भी था P कोस थीटा, तो ये आएगा P कोस थीटा, P कोस थीटा। और इसका y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या था, P साइन थीटा, ये तो था P साइन थीटा। एक दूसरे केस की बात करें, यहाँ पर पासिंग पॉइंट आपके पास क्या है, माइनस B 0 0, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस इसका क्या है 0, अबाउट y एक्सिस क्या था, इसका माइनस में था Q के साथ साइन फाई, और z एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, Q कोस फाई, Q कोस फाई, Q कोस फाई है, Q कोस फाई। ये तो यहाँ से अगर आप कंपोनेंट की बात करते हैं अबाउट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो जेड एक्सिस में आप इसको हटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए पी साइन थीटा, और इसकी वजह से जेड एक्सिस की क्या आ जाएगा, माइनस बी की माइनस क्यू साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी क्यू साइन फाइव, और अलोंग ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी कंपोनेंट अबाउट जेड एक्सिस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये टर्म आ जाएगी ए पी साइन थीटा प्लस में बी क्यू साइन फाइव इज इक्वल टू के। ओके, सिमिलरली अब हम बात करते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस था, ये परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो वाई एक्सिस के केस में हम इसको हटा देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसकी इससे करेंगे तो माइनस ए पी आ जाएगा, माइनस ए पी साइन थीटा है तो कोस थीटा आ जाएगा। ओके, जब इसकी बात करेंगे तो इसको हटा देंगे, 0 से 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में बी क्यू कोस फाइव, बी क्यू कोस फाइव, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है इक्वेशन कैसे बनी, ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन फाइव इज इक्वल टू के एंड माइनस ए पी कोस थीटा प्लस बी क्यू कोस फाइव इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों कैसे बनी ये इक्वेशन? यस सर। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस है, इनको अब मैथमेटिकली सोल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं
और स्केयर करके ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर स्केयर आ जाएगा। इस पी कोस थीटा प्लस क्यू कोस फाई का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन फाई के स्क्वायर को जब सोल्व करके हम लिखते हैं तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है आर स्क्वायर की, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq और साथ में आएगा कोस ऑफ थीटा प्लस में फाई। ठीक है बच्चों, जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो सिचुएशन ये आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा प्लस फाई। मतलब इस तरह की टर्म आ जाती है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, तो जिसको हमने कंबाइन करके लिख दिया कोस ऑफ थीटा प्लस फाई। बट थीटा प्लस फाई खुद किसके इक्वल है, 2 अल्फा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो आर स्क्वायर है वो आपका क्या बनता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में 2pq कोस ऑफ 2 अल्फा। ये एक इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है, तो इक्वेशन नंबर 5। लेकिन आपका टारगेट क्या है, हमें पहुंचना है मिनिमम डिस्टेंस पर, ए प्लस बी पर वापस जाना है। तो एक और मेथड यूज कर लेते हैं, आर के निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 3। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आर की के से। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास आ जाएगा आर की, इस टर्म की और इस टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं कि आर के की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है ए प्लस डी और साथ में पी क्यू और साथ में क्या जाता है साइन ऑफ 2 अल्फा। ये वैल्यू बच जाती है कि आर के इज इक्वल टू ए प्लस डी पी क्यू साइन 2 अल्फा। यहाँ से अगर हम a प्लस डी की वैल्यू की बात करते हैं तो ये देख लीजिए कि a प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, अब a प्लस बी इज इक्वल टू आर के और इसके डिवाइड में आ जाएगा पी क्यू साइन 2 अल्फा। अब आपको ये डिस्कस करना है कि a प्लस बी मिनिमम हो जाए। हमें क्या बात करनी थी कि जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आ जाए। डिस्टेंस किसके इक्वल आया, a प्लस बी, ये वैल्यू मिनिमम हो जाए। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, आर और के तो फिक्स है, ऑलरेडी गिवन है कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस और साइन 2 अल्फा भी फिक्स है। तो इसका मतलब एक डिपेंड करेगी पी क्यू पे। अगर पी क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी ए प्लस बी की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी और पी क्यू की वैल्यू जितनी कम होगी ए प्लस बी उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी मिनिमम हो जाएगा कब, जब पी क्यू आपके पास क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि पी क्यू मैक्सिमम कब हो सकता है। पी क्यू आपने इस इक्वेशन में निकाला था कि पी क्यू की वैल्यू आपने यहाँ दिख रही है कि ये पी क्यू है 2pq। यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने जो आर स्क्वायर था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कोस 2 अल्फा है। इस टर्म को हम लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी माइनस में 2pq। p माइनस में 2pq आ जाएगी, लेकिन उसको खत्म करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2pq प्लस में 2pq कोस के साथ है 2 अल्फा। फिर आपने देखा ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, इन दोनों टर्मों में से 2pq कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में कोस 2 अल्फा बन जाएगा, 1 प्लस में कोस 2 अल्फा। और इस टर्म को भी आप लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2pq, 1 प्लस कोस 2 अल्फा को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 अल्फा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2 से मल्टीप्लाई 4pq कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ कि pq की वैल्यू क्या मिल जाती है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि pq इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कोस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू किसकी आ जाती है, pq की वैल्यू आ जाती है। अब बात क्या कर रहे थे कि a प्लस बी की रिक्वायरमेंट है मिनिमम की। a प्लस बी मिनिमम होगा कब, जब pq मैक्सिमम होगा और pq इसके इक्वल है। ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है बच्चों, pq की वैल्यू किसके इक्वल है,
पी क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 4 कोस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू मिनिमम हो सकती है कब? ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी जब ये वाली वैल्यू क्या हो, जीरो। पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अगर जीरो होगा तो सॉरी, ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमें। पी क्यू मैक्सिमम कब होगा? ये पी क्यू मैक्सिमम होगा कब? जब पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तभी तो हो सकता है ना। इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तभी आ सकती है जब ये तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, जीरो। और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर जीरो का मतलब क्या है कि पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू क्यू, दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू क्यू। तो मतलब पी क्यू मैक्सिमम हो जाएगा जब पी माइनस क्यू का स्क्वायर जीरो होगा, मतलब जब पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो ए प्लस बी वैल्यू, जो ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी कब? जब पी और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मिनिमम हो जाएगा जब आपके पास पी क्यू इज मैक्सिमम, पी क्यू इज मैक्सिमम, पी क्यू मैक्सिमम हो जाएगा वैन, कब हो जाएगा? जब आपके पास पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू क्यू, जब पी आपके पास क्यू के इक्वल होगा। और जब पी क्यू के इक्वल होगा तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq और कोस में क्या है, 2 अल्फा है। बट पी क्यू के इक्वल है तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा पी स्क्वायर, पी पी करेंगे तो ये 2p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कोस 2 अल्फा है, कोस 2 अल्फा, तो इनको पी स्क्वायर में पी स्क्वायर ऐड किया तो 2p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर कोस 2 अल्फा। तो 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में कोस 2 अल्फा बन जाएगा। और ये आ जाएगा 2p स्क्वायर, 1 प्लस कोस 2 अल्फा को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो r की जो वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू 4p स्क्वायर कोस अल्फा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो r की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2p, और कोस स्क्वायर अल्फा है तो कोस अल्फा। और यहाँ से p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p इज इक्वल टू r बाई 2 कोस अल्फा, और r बाई 2 और 1 बाई कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंट अल्फा। क्लियर है? तो हमें क्या बताना था कि एक तो मिनिमम डिस्टेंस, ये वाली बात अभी रहती है कि a प्लस बी की वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना रहता है, ठीक है। लेकिन ये बात हमने अभी दिखा दी कि जो फोर्सेज है वो इक्वल है, क्योंकि पी और क्यू इक्वल है। और वो इक्वल है किसके इक्वल है, r बाई 2 सेकेंड अल्फा के। वो हमने यहाँ दिखा दिया कि r बाई 2 सेकेंड अल्फा के इक्वल है। फोर्सेज को इक्वल दिखा चुके हैं, और हर एक फोर्स की वैल्यू r बाई 2 सेकेंड अल्फा है, वो भी हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब टारगेट रहता है इस ट्रम के इक्वल प्रूव करना, इस ट्रम के इक्वल प्रूव करना। इसमें हमें r की रिक्वायरमेंट है, k की रिक्वायरमेंट है, p और q की रिक्वायरमेंट नहीं है। p और q की वैल्यू पुट करेंगे और sin 2 अल्फा को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर वो आपके पास क्या है, a प्लस बी की वैल्यू मैच होगी। तो ये देखते हैं कैसे हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है, r को r रखा, k को k रखा, बट p की वैल्यू पुट कर दी। p क्या है, फोर्स, इक्वल फोर्स। p की वैल्यू क्या है, r बाई 2 सेकेंड अल्फा, यहाँ रख दिया r बाई 2 सेकेंड अल्फा। बट q की वैल्यू भी p की वैल्यू के इक्वल है, तो इसको भी हमने लिख दिया r बाई 2 सेकेंड अल्फा, और साथ में 2 साइन अल्फा, और 2 साइन अल्फा को लिख सकते हैं हम 2 साइन अल्फा कोस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया r, यहाँ से k, r और r स्क्वायर है, 2 2 2, एक 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक 2 एक्स्ट्रा बचा, उसको ऊपर लिख दिया हमने। सेकेंड अल्फा को लिख दिया आपने 1 बाई कोस अल्फा, इस सेकेंड अल्फा को भी लिख दिया हमने 1 बाई कोस अल्फा, और यहाँ बचा हुआ आपके पास साइन अल्फा और कोस अल्फा। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो 2 है, एक k है, एक r है, और एक कोस अल्फा से एक कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, नीचे टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, और 2k बाई r और 1 बाई टेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, कोट अल्फा के इक्वल है। तो a प्लस बी जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता लगी कि मिनिमम वैल्यू क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2k बाई r कोट अल्फा। क्लियर है बच्चों?
देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन है एक एबीसीडी आपके पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है जिसकी साइड आपके पास ए गिवन है। रेंचेस पिच पी एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ एबीसीडी, जो आपके पास टेट्राहेड्रन है उसकी एजेस के अलोंग आपके पास क्या है, एक रेंच है जिसकी पिच क्या है पी। रेंच पी रेंचेस पिच पी एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन ए बी सी डी। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो इंटेंसिटी है ए बी और डीसी के अलोंग, ए बी और डीसी के अलोंग जो इंटेंसिटी है वो सेम है जो इंटेंसिटी बीसी और डीए के अलोंग है, जो इंटेंसिटी डीबी और सीए के अलोंग है। मतलब इंटेंसिटी अलोंग ए बी डी सी बीसी डीए एंड डीबी सीए आर सेम। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा ये गया है कि शो दैट द पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज, तो इनकी वजह से जो इक्विवेलेंट रेंज आएगी उसकी जो पिच की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाए, पी प्लस में a/2√2 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एज ले लेते हैं। एक एज आपके पास, एक एज है बीसी और एक एज आपके पास क्या ले लेते हैं, डीए। एज बीसी मतलब ये जो आपको दिख रहा है बीसीडी, ये आपके पास टेट्राहेड्रन का बेस है और ये जो पॉइंट है ये इसका ऊपर वाला पॉइंट है। तो अब हमने क्या लिया, एक तो बीसी और एक आपने क्या लिया डीए, डी टू ए लिख लो या ए टू डी लिख लो। एज एक तो बीसी एज ली है और एक एज हमने क्या ली है, एडी एज ली है। और ये दोनों एजेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे हैं। तो एक रिजल्ट होता है टेट्राहेड्रन के अंदर कि एनी टू अपोजिट एजेस, एनी टू वी नो दैट हम जानते हैं कि एनी टू अपोजिट एजेस, एनी टू अपोजिट एजेस, एनी टू अपोजिट एजेस in a regular tetrahedron, in a regular tetrahedron, in a regular tetrahedron, in a regular tetrahedron are perpendicular, are perpendicular। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है टेट्राहेड्रन के अंदर कि वी नो दैट एनी टू अपोजिट एजेस इन ए रेगुलर टेट्राहेड्रन आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो एज बीसी और डीए है, बीसी और डीए है ये अपोजिट एजेस है, तो इसका मतलब ये बीसी और डीए क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी टाइप से अगर आप बात करते हैं ए बी और डीसी पेयर की बात करते हैं, ए बी और डीसी पेयर भी अपोजिट एजेस हैं तो ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करें डीबी और सीए की, ये भी एक अपोजिट एजेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन है, so these are also perpendicular to each other। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो BC लाइन है वो AD पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब BC and AD, BC and AD, BC and AD are perpendicular। क्लियर है? तो each as BC and AD of a tetrahedron are at right angle, let अब हम क्या कर लेते हैं कि इस जो AD एज है इसका एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं से F बी द मिड पॉइंट ऑफ एज AD, और इस BC जो है इसका जो मिड पॉइंट है वो हम मान लेते हैं E, ये इसका मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो F एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ एज AD एंड BC, और हमने इनके मिड पॉइंटों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो E और F क्या आपके पास एक शॉर्टेस्ट लाइन है, shortest line joining the midpoint of AD and BC। ठीक है, EF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, EF रिप्रेजेंट द shortest line joining the midpoint of AD and BC। और आपको ये भी पता है कि दो लाइनों के बीच का जो shortest distance होता है वो उन दोनों लाइनों के ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब जो E ने इस BC के ऊपर जो एंगल बनाया वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पर इस लाइन ने इस पे F पॉइंट पर जो एंगल बनाया है वो ये क्या है, 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री का है और ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? ये जो EF लाइन है इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट एजेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री, जिस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मतलब ये जो लाइन EF है
ये BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये जो लाइन EF है वो AD के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, A से और E को ज्वाइन करते हैं। A और E को हमने क्या किया बच्चों, ज्वाइन किया, और A और E को जो ज्वाइन किया, अब आपको ये जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं AFE, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल AFE की बात कर रहे हैं। जो ये ट्रायंगल AFE है, ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल AFE इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इट कैन बी रिटन एज AF स्क्वायर प्लस में FE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस में FE स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, AE स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ गया सर। ठीक है, अब ट्रायंगल ABE की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AB और E, इन ट्रायंगल ABE हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं AE की। तो ये जो AE बाई AB होगा, इन ट्रायंगल ABE, AE बाई AB होगा AE बाई AB, और एंगल बिटवीन दिस टू BC एंड AB के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन में ये एंगल क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है। ये BC और AB जो एज है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है इन ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो AE इज इक्वल टू AB साइन 60 डिग्री। AE की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, AB साइन 60 डिग्री। बट AB क्या है, एज ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन, और ईच साइड ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन आपके पास क्या है, A। तो इसका मतलब जो AE की वैल्यू है A, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो AE की जो वैल्यू है वो आ जाती है A√3/2, और यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है AF का स्क्वायर प्लस SE का स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस में FE स्क्वायर इज इक्वल टू AE। बट AE की वैल्यू क्या है, A√3/2 का होल स्क्वायर। और AF क्या है, AF व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AF, AD क्या है आपके पास, एज ऑफ द टेट्राहेड्रन, और F इसका मिड पॉइंट है, और AD की टोटल लेंथ A है, तो AF की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, A/2। तो AF को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं A/2 से। तो A/2 का होल स्क्वायर प्लस में FE का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4। तो फ्रॉम दैट A का स्क्वायर आ जाएगा। फ्रॉम दैट FE स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 3A स्क्वायर बाई 4 माइनस में A स्क्वायर बाई 4, 3A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2A स्क्वायर बाई 4। तो दिस इंप्लाइज FE इज इक्वल टू A स्क्वायर का A और 4 का है A/√2। FE का मतलब है A/√2। क्लियर है ये बात यहाँ तक? FE का मतलब, FE की जो वैल्यू है बच्चों क्या जाती है, A/√2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक रेंज तो आपके पास DA के लॉन्ग है, एक रेंज आपके पास BC के लॉन्ग है, और उनके बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द DA एंड BC, वो हमें पता लग गया कि DA और BC के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है EF है, और EF की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है बच्चों, A/√2 आ जाती है। क्लियर है ये स्टेप? बस मेन यहीं तक समझने का, बाकी तो फिर सिंपल है। अब क्या है कि बात कर लेते हैं कि DA के अलोंग विद टू रेंचेस, एक तो BC के लॉन्ग रेंच है और एक DA के लॉन्ग रेंच है। BC के लॉन्ग जो रेंच है वो मान लेते हैं कि रेंच आपके पास की रेंच है जिसकी इंटेंसिटी तो P है, और पिच क्या दे रखी है इसके अलोंग, P दे रखी है, स्मॉल p। तो P है तो मोमेंट क्या हो जाएगा इसके अबाउट KR होता है, तो वो क्या हो जाएगा P इंटू में P हो जाएगा। ठीक है, तो लेट BC के अलोंग जो रेंच है वो मान लेते हैं P, स्मॉल p है। इसी टाइप से DA के अलोंग ले लो या AD के अलोंग। तो DA के अलोंग जो रेंच होगी वो भी क्या होगी आपके पास, फोर्स क्या है, सेम है,
उसने स्टेटमेंट में कहा है कि इंटेंसिटी सेम है ए बी डी सी बी सी डी ए डी बी और सी ए के लोग, तो फोर्स यहाँ पर भी पी है और इंटेंसिटी भी सेम है, तो पी इंटू में पी इंटू में पी। तो अब हमने क्या कहा कि कैपिटल पी कॉमा स्मॉल पी और कैपिटल पी, it is the range along BC and P comma PP is the range along the DA. Let PP be the two ranges along BC and DA. अभी दो रेंचेस हैं, एक DA के लॉन्ग है, एक BC के लॉन्ग है। अभी आपने आर्टिकल में पढ़ा था कि दो रेंचेस है वो किसकी के इक्विवेलेंट होती है, एक रेंच के इक्विवेलेंट होती है। इनकी इक्विवेलेंट रेंच हम मान लेते हैं R1, K1, R1, K1 बी देयर रिजल्टेंट रेंज। जो बीसी के लॉन्ग रेंज है और जो डीए के लॉन्ग रेंज है उनकी रिजल्टेंट रेंज का नाम हमने क्या दे दिया बच्चों, R1, K1, R1, K1 बी द रिजल्टेंट रेंज ऑफ बीसी। बीसी के लॉन्ग जो रेंज है वो आपके पास है P, स्मॉल p, और बीसी और डीए के लॉन्ग जो रेंज है वो आपके पास है P, PP। इन दोनों रेंजेस की हमने रिजल्टेंट रेंज मान ली R1, K1, और आर्टिकल का यूज करते हैं कि R1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, R1 स्क्वायर आपके पास होता है P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस वैसे क्या होती है फार्मूला, P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ cos ऑफ अल्फा। उनके बीच का एंगल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ P का काम कौन कर रहा है P, तो ये P स्क्वायर, Q का काम कौन कर रहा है P, तो ये भी P, बट अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा क्या था एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल क्या है। अब एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, डीए और बीसी के बीच में, अभी सबसे पहले ही बताया था कि ये अपोजिट एजेस है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 2PQ cos 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, तो आपके पास आ जाता है कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है 2P स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ P, ये R1 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आर्टिकल में आपने एक रिजल्ट पढ़ा था KR के लिए, K इंटू में R, इसका फार्मूला देख लीजिए, K इंटू में R किसके इक्वल था, जब आपने दो रेंचेस का रिजल्टेंट निकाला था, यह आर्टिकल था आपके पास 10.3 आर्टिकल में K इंटू में R की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो किसके इक्वल होती है बच्चों, वो होती है R1 K1 प्लस में R2 K2, R1 K1 प्लस में R2 K2 प्लस में K1 R2 प्लस में R2 K1 प्लस में है R1 K2, R1 K2, R1 K2, और इसके साथ में आपके पास है, साथ में है एंगल कोस ऑफ थीटा, एंगल में क्या था आपके पास कोस ऑफ थीटा, प्लस में और पढ़ा था आपने A R1 R2 A टाइम्स ऑफ R1 R2, और ये क्या था आपके पास साइन थीटा है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं बच्चों 10.3 आर्टिकल जो आपको बताया गया था, अगर 10.3 आर्टिकल की बात करते हैं तो फिर यहाँ अल्फा की बजाय भी क्या था थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अब इस केस की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए ये टर्म तो आपकी पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 की इक्वल हो जाएगी। और R1 का मतलब है फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है P, और K1 की वैल्यू क्या है इस केस में K1, TP आपके पास क्या दे रखी है पिच है, पिच किसके इक्वल होती है, पिच किसके इक्वल लिखते हैं बच्चों हम पिच को, पिच आपके पास क्या होती है K/R होती है, पिच का मतलब P से है और K का मतलब R से है, K का मतलब K से और R का मतलब क्या है P से है, फोर्स से है, इंटेंसिटी से है, तो K की वैल्यू क्या है स्मॉल p इंटू में कैपिटल P है, K की वैल्यू क्या है स्मॉल p इंटू में आपके पास है कैपिटल P। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास ये R1 है, R1 का मतलब P से है और K1 का मतलब है मोमेंट से, वो आपके पास है स्मॉल p और कैपिटल P। R2 की वैल्यू भी P है, बट K2 की वैल्यू आपके पास स्मॉल p और कैपिटल P है, ये वैल्यू पूरी टर्म 0 हो चुकी है। A का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में आपने A और B दो पॉइंट लिए थे, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को A रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो फोर्सेस के बीच में कौन रिप्रेजेंट करता है, EF रिप्रेजेंट करता है, और EF की वैल्यू आपने निकाली थी A/√2, तो A की बजाय क्या आएगा A/√2 आएगा, फिर R1 है ये P आएगा,
फिर R2 है, ये भी P आएगा, बट साइन 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 1 बन जाएगी, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम दैट वी सी ये बनेगा P स्क्वायर P और ये भी P स्क्वायर P, दीज आर सेम टर्म्स, तो ये बन जाएंगे 2P स्क्वायर P प्लस में यहाँ से भी P स्क्वायर है, P स्क्वायर के साथ है a/√2, और अगर हम P स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2P प्लस में a/√2, ये वैल्यू किसकी आ जाती है KR की, K1R1 की वैल्यू आ जाती है, K1R1 इज इक्वल टू 2P स्क्वायर 2P प्लस में a/√2। ठीक है, यहाँ तक तो R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अभी ऊपर निकाली थी कि R1 किसके इक्वल है, √2P के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कि R1 की वैल्यू को पुट करने पर यहाँ है आपके पास K1 और R1 की वैल्यू है √2P की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास था P स्क्वायर है और यहाँ पे है 2P प्लस में a/√2। तो यहाँ से हमने देखा कि ये P को कट कर देगा और K1 की वैल्यू आ जाएगी P/√2, हेयर इज कैपिटल P, P/√2 और साथ में 2P प्लस में a/√2। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। आपने ठीक है, एक R1 मिल गया और एक आपको K1 मिल गया। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि आपके पास एट लास्ट क्या मिला। एट लास्ट हम इस कंसेप्ट पे वापस आते हैं कि इसके अलोंग एक रेंज थी DA के अलोंग और एक BC के अलोंग रेंज थी, और इनकी जो रिजल्टेंट रेंज थी उसका नाम हमने R1, K1 रख दिया, जहां पर R1 की वैल्यू आई आपके पास √2P और जहां पर K1 की वैल्यू आ जाती है P/√2 और साथ में क्या मिलता है 2P प्लस a/√2, ये K1 मिलता है। सिमिलरली अगर आप दूसरा पेयर ले AB और DC वाला पेयर लेते हैं, AB और DC पेयर लेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग जो रेंजेस होंगी उनकी जो रिजल्टेंट रेंज है उसका नाम अगर हम क्या रख देते हैं R2 एंड K2 रख देते हैं, तो जो R2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास √2P और जो K2 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी P/√2, 2P प्लस में a/√2। सिमिलरली जो थर्ड पेयर है आपके पास DB और CA, इसके लोग जो रेंजेस हैं उनकी जो रिजल्टेंट रेंज है अगर हम उसको भी मान लेते हैं R3, K3, तो जो R3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास √2P। यस सर, जो रेंज है सर वो जो BC और DA के अलोंग है सर, हाँ, और जो AB और DC के अलोंग है वो इक्वल थोड़ी ना है सर, तो P की फॉर्म में थोड़ी आएंगे, उनको हम और कुछ नाम नहीं देंगे सर। रेंजेस इंटेंसिटी सेम दे रखी है बेटा इनके अलोंग। जो पेयर आपने लिया AB और DC का पेयर लिया, AB और DC का पेयर लिया, AB और ये DC का पेयर लिया, इसके अलोंग भी रेंज क्या है P है, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल P। इसके अलोंग भी रेंज क्या है कैपिटल P, P, और ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है, फिर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे वो भी सेम आएगा। नहीं है क्लियर सिचुएशन? यस सर, यस सर। सभी के अलोंग इंटेंसिटी सेम है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट एजेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन वो सेम ही रहेगा a/√2। तो तीनों वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेंगी। अगर फोर्सेस अलग दे रखे हैं तो फिर देख लेते हैं। फोर्सेस की बात कही इसमें, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेंजेस सेम दे रखी है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेंजेस अलोंग AB, BC आर सेम एंड आल्सो द अलोंग BC, DA एंड DBC सेम दे रखी है बेटा, लिख सकते हैं सेम इनको। ठीक है, बुक में अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें एक में Q लिख दिया, एक में R, बाद में इक्वल लिख देगा इनको। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आपके पास R3 और K3 है तो इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास आ जाएगा R3 √2P और इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास K3 मिलेगा। K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी P/√2 और ये क्या आ जाएगा 2P प्लस में a/√2 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, शो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज, इक्विवेलेंट रेंज की पिच बतानी है। पिच का मतलब इक्विवेलेंट मास। अब आपके पास कितनी रेंजेस हो गई हैं बच्चों 3 रेंज मिल गई, मतलब 3 पेयरों के हिसाब से एक रेंज मिल गई।
अगर आप बात करते हैं कि इस वाले फेस की, एक तो डीए है और एक बीसी है, और डीए और बीसी के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो सेम है, रेंचेस भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो इसकी इंटेंसिटी आएगी इसकी इसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी ना। रिजल्टेंट रेंज ऑफ डीए और बीसी और डीए के कोरस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट रेंज आई है वो कहां से पास करेगी, ईएफ लाइन से ही पास करेगी। यस या नो? यस सर, यस सर। हाँ, और एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास करेगी क्योंकि उनके अलोंग फोर्सेस सेम है। तो इसी टाइप से जब आप दूसरे पेयर की बात करते हैं, उनकी रेंज भी कहां से लाई करेगी, उनके मिड पॉइंट से, उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मिड पॉइंट से। और जो थर्ड पेयर है उनकी जो रिजल्टेंट रेंज है वो भी उन जो थर्ड पेयर है उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मिड पॉइंट वाली लाइन से क्या करेगी बच्चों, पास करेगी। और ये एक ज्योमेट्री का रिजल्ट है कि इसके अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस वाली लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस वाली लाइनें हैं, अगर इन अपोजिट फेसेस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ले, इस अपोजिट ये पेयर ले और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले, और एक ये वाला पेयर ले डीबी वाला और डी टू बी और सी टू ए वाला पेयर ले, इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाती है और कॉन्ग्रेंट होती है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर और कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब जो ये रेंचेस की तीन लाइनें आई हैं ये भी आपस में क्या होंगी बच्चों, परपेंडिकुलर होंगी और एक ही पॉइंट पर क्या करेंगी, ये कॉन्ग्रेंट करेंगी। क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहा कि थ्री रेंचेस R1 K1, R2 K2 and R3 K3 act along the three lines perpendicular to the lines of shortest distance of opposite edges. Since the three shortest distance between the pair of opposite edges of a regular tetrahedron are mutually perpendicular and congruent, so therefore perpendicular to these shortest distances are also at right angles and congruent. तो hence the line of the action, अब तीन रेंचेस हैं R1 K1, R2 K2, R3 K3, इनकी एक रिजल्टेंट रेंज निकाल लेते हैं और इनकी जो रिजल्टेंट रेंज है वो आपके पास क्या होगी, R, K, उसका नाम हमने क्या रख दिया, R डैश K डैश रख दिया। Hence the line of the action of these three ranges will be congruent and at right angle to each other. Let कर लेते हैं R dash K dash be the resultant range of three ranges. तीन ranges दे रखी हैं R1 K1, R2 K2, R3 K3, इनकी जो resultant range है उसका नाम हमने क्या रख दिया, R dash K dash. R dash K dash represent the resultant range of R1 K1, R2 K2 and R3 K3. तो R डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो R डैश इज इक्वल टू, तो R डैश इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट R डैश बी द रिजल्टेंट रेंज ऑफ R1 K1, R2 K2 एंड R3 K3। तो R डैश इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर, बट R1 है √2p, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2p स्क्वायर प्लस में ये भी 2p स्क्वायर और प्लस में ये भी 2p स्क्वायर, 2 प्लस 2 प्लस प्लस 6 √6p आ जाएगा R डैश की वैल्यू। तो R डैश इज इक्वल टू √6p। सिमिलरली जो K डैश भी द रिजल्टेंट रेंज है ऑफ दिस टू, तो K डैश किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ K1 स्क्वायर प्लस में K2 स्क्वायर प्लस में K3 स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तभी तो इनको ऐसा लिखा जा सकता है K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस में K3 स्क्वायर। इनकी वैल्यूज का स्क्वायर करके इसमें पुट कर लेंगे तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, K डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम दैट K डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा रूट ऑफ K1 स्क्वायर, K1 की वैल्यू है ये वाली, इसका स्क्वायर करेंगे P बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो P का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में इस टर्म का स्क्वायर करेंगे 2p प्लस में a बाई √2, और ये टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसके साथ में इसका स्क्वायर भी है, 2p प्लस a बाई √2 का स्क्वायर है K1 स्क्वायर, ठीक है, और साथ में इसके साथ क्या जाएगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज K2 स्क्वायर भी सेम यही आएगा और K3 स्क्वायर भी सेम यही आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, K डैश इज इक्वल टू एक तो √3 बाई √2, P स्क्वायर करेंगे तो P और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, 2p प्लस में a बाई √2।
तो पिच की जो वैल्यू होती है पिच पी इज इक्वल टू आर बाई के, तो आर डैश बाई के डैश करेंगे, यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मैथ हो जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है, 2p प्लस में a बाई रूट 2 है, साथ में हो ही जाएगा मैथ। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था, शो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज, पिच ऑफ ए पी इज इक्वल टू के बाई आर, दैट इज इक्वल टू से के डैश बाई आर डैश। तो पी इज इक्वल टू के डैश की वैल्यू है √3 बाई रूट 2, इसके साथ पी है, साथ में 2p प्लस में a बाई रूट 2 है, और साथ में पिच की जो वैल्यू है पी वो आपके पास है √6 बाई p। ये p से p कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बच गई आपके पास √3 बाय रूट 2 इंटू में √6, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, साथ में है 2p प्लस में a बाई रूट 2, तो √2 की √6 हो जाएगा, √3 √6 ये √6 हो जाएगा, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 2p प्लस में a बाई रूट 2 आ जाएगा, 1/2 2p प्लस में a बाई रूट 2, और जब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p प्लस में a बाई 2 रूट 2, और हमसे यही पूछा गया था कि शो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज इज इक्वल टू p प्लस में a बाई 2 रूट 2। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, एक बार थोड़ा पढ़ के देख लेना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा।